हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज नया चैप्टर या नेशनल इनकम को लेकर चल रहे हैं और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को देखते हैं कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में कैसा रोल अदा करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की शुरुआत कहाँ से हुई और सर्वप्रथम इसे किसने शुरू किया था। महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रीय आय को शुरू करते समय उस समय प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या थी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या इससे प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय को और राष्ट्रीय आय को ये देखते हैं कि इसकी वर्तमान समय में अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है तो आप जो है वहाँ की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम इसका जो है आंकड़ा कह लें या सर्वप्रथम इसका मापन किसने किया था। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो यहाँ पे जो है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो मापन किया गया था ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने 67 और 68 के दौरान जो है इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ये कह लें कि ब्रिटिश के दौरान जो है भारत की स्थिति क्या थी उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद की स्थिति क्या है इन दोनों का आंकड़ा निकालते हुए इन्होंने जो है एक राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयत्न किया। और उस दौरान जब इन्होंने प्रयत्न किया और निकाला तो देखा क्या कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है, यानी कि उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 20 रुपया थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है जिसे आगे चलकर हम इस पर चर्चा करते हैं और बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि 67-68 में इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था या मापन किया था, या ये कह लें इसका आंकड़ा निकाला था और प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर का देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आय के जो प्रथम वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है वो प्रथम वैज्ञानिक किसे माना गया, यानी कि प्रथम वैज्ञानिक मानने का वजह यह है कि इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है एक वैज्ञानिक ढंग से या यूं कह लें कि एक तारतम्यता के साथ जो की थी, इसीलिए जो है इन्हें जो है प्रथम वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। और ये है प्रोफेसर बी के राव जी, यानी कि प्रोफेसर BKRB राव जी ने ही जो है सबसे पहले वैज्ञानिकता लिए हुए था या क्रमबद्धता लिए हुए था इनके आंकड़े में। अब इसके बाद जो भारत की सरकार जो स्वतंत्रता के बाद जो है जो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब वो राष्ट्रीय आय का निकालने के लिए आंकड़ा का आकलन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात रखी कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एक समिति होनी चाहिए और उस समिति के द्वारा जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है या राष्ट्रीय आय है उसे उसका आंकड़ा निकाले और पैमाना निकाले या पता चले कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की एक समिति नाम की, यानी कि राष्ट्रीय आय एक समिति नाम का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है PC महलनोबिस महोदय ने की थी। और PC महलनोबिस ने जो है इसका जो है अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय आय का जो है इससे संबंधित जो भी आंकड़ा था उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें दो अन्य सदस्य थे, इसमें अन्य दो जो सदस्य थे, एक तो थे गाडगिल जी और दूसरा जो है प्रोफेसर BK राव जी थे। यानी कि प्रोफेसर BK राव जी जो वैज्ञानिक इनको कहा जाता है वैज्ञानिक तौर तरीके से अपनी जो है आंकड़ा प्रस्तुत की थी, इन्हें जो है दूसरे अन्य सदस्य इस समिति का दूसरा अन्य सदस्य के रूप में रखा गया। यानी कि दो अन्य सदस्य जो प्रमुख थे, एक गाडगिल जी थे और दूसरा जो है प्रोफेसर BKRB राव जी थे। अब देखिए इस समिति ने सबसे पहले जो है 1948-51 के लिए राष्ट्रीय आय का जो है एक आकलन किया था, यानी कि 48 से लेकर 51 के बीच, यानी कि लगभग 3 साल का इन लोगों ने एक राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और आकलन यह अनुमान अपना प्रस्तुत किया था।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने अपना आकलन जो प्रस्तुत किया था, मतलब सीएसओ के मतलब गठन, यानी कि सीएसओ के गठन के पूर्व का ये स्थिति है। जब सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हो गया, उसके बाद जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन या राष्ट्रीय आय के निकालने का या अनुमान लगाने का जो कार्यभार सौंपा गया, वो टोटल जो है ये सीएसओ को दे दिया गया। यानी कि सीएसओ को ये राष्ट्रीय आय का आकलन करने की ये प्रमुख संस्था के रूप में सीएसओ को रखा गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये यहाँ तक आपका रहा ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें, जिसके अंतर्गत अगर मैं ये बताऊं तो पीसीएस प्री 2007 में ये पहला प्रश्न ये बता रहा हूं कि ये आया हुआ था कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने निकाला था। सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। तो उसमें डिगबोई भी थे, प्रोफेसर BKR राव जी भी थे, और एक और दो और विकल्प था, जिसमें जो है आपका दादा भाई नौरोजी सही होता है प्रश्न का आंसर। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है ये 2007 में ही पीसीएस के मेंस में ही पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय आय का जो है राष्ट्रीय आय की जो समिति का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कौन थे जो उसके अध्यक्ष थे, ये प्रश्न बनाया हुआ था। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। प्रश्न या चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं इसे जान लीजिए बहुत सरल और सिंपल शब्दों में कि एक वर्ष में, सिंपल सा, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि ये वस्तु हो जाए और सेवा हो जाए, इसका जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, इसके मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ कह लीजिए या बराबर से है। यानी कि अगर कहीं भी आपको नेशनल इनकम की परिभाषा बतानी है तो आप सीधे सीधे एक वर्ष में वस्तुओं के, उत्पादित वस्तुओं के और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, वो जो है आपका एक परिभाषा हो गई। लेकिन इसमें और क्या होता है कि जिसमें ह्रास को घटा दिया जाता है, जो ह्रास हुआ होता है उसको घटा दिया जाता है, एवं जो विदेशी लाभ होता है ना उसे जोड़ दिया जाता है। आप समझ गए होंगे वस्तुओं और सेवाओं का, एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसके बराबर। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें बात कि जो ह्रास होता है उसे घटा दिया जाता है, और फाइनली जो है जो विदेशी मूल्य होता है, ये जो विदेशी लाभ होता है, उस विदेशी लाभ को जोड़ दिया जाता है। ये आपका है नेशनल इनकम की परिभाषा या नेशनल इनकम के निकालने का ये सूत्र। तो ये हो गया है आपका नेशनल इनकम। ये पूछा हुआ है 2013 IAS 2013 में प्रश्न बना हुआ है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ था, और फाइनली जो आंसर सही था उसमें यह कहा था कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो वहाँ पे आंसर जो है उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यही आंसर उसमें सही था, IAS में आया था ये 13 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय आय देश के विकास का एक प्रमुख संकेतक। कहा मैं पहले ही बोल दिया था, बताया था आप लोगों को कि एक आईना कह लीजिए, दर्पण कह लीजिए, या विकास का संकेतक कह लीजिए। राष्ट्रीय आय एक देश के विकास का प्रमुख संकेतक है, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। ये कभी भी प्रश्न बनता है तो आप इजीली जो है इसे प्रमुख संकेतक का आप इसे नाम दे सकते हैं। मैं जैसा कि बताया था कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय ये एक देश का एक दर्पण है, जो बताते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, क्या वो बढ़ी है, अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो वृद्धि होगी, और अच्छी स्थिति नहीं है तो वो जो है उसका घटा होगा। तो ये है आपका राष्ट्रीय आय देश का प्रमुख संकेतक के रूप में है। और इम्पोर्टेंट आइए देखिए, इम्पोर्टेंट करंट से संबंधित है कि NSO जो है आप 2021-22 का एक आंकड़न निकाला हुआ है, जिसका GDP उसने बताया है कि 147.2 लाख करोड़ रुपया, मतलब अनुमान लगाया गया है कि इतना अनुमानतः लग सकता है। यानी एक GDP का 147.2 लाख करोड़ रुपया। अगर इसे GDP देखा जाए कि ये GDP क्या है इस आधार पे, तो इसका ग्रोथ रेट जो है
8.6% होगा, यानी इसका ग्रोथ रेट 8.6% होगा। ये है एक मतलब अनुमान है, ये आपका आंकड़ा एक निकाला गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो मैं आपको ऊपर यहीं पे बता दिया था कि राष्ट्रीय आय का गणना आपका सीएसओ करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह प्रश्न बनाया जा चुका है। पीपीसीएस प्री 2012 में यह प्रश्न बना हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, पीसीएस एमपीपीसीएस 2012 में बना हुआ प्री के एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले आंसर आपका यही होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अब नेक्स्ट देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली एक नोडल संस्था है। और देखते हैं महत्वपूर्ण कि राष्ट्रीय आय का जो पहला, मैं जैसा कि बता चुका हूं, पहला जो आंकड़ा या गणना किए थे दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं पहले बताया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूरा उसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है इनकी पुस्तक। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है पहला राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और उस समय इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 20 रुपया थी आज़ादी के बाद। और ये आईएएस प्री 2000 में भी इस प्रश्न को बनाया हुआ है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो निकाला गया, तो मात्र 20 रुपया थी, उसका आंसर था। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पहलू कह लीजिए, ये महत्वपूर्ण पहलू है। वो ये कि जो वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय है, वर्तमान समय में भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है ये है $1258, यानी कि $1258 इस समय प्रति व्यक्ति आय है, जो 2017 और 18 से भी कम है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये 17 और 18 से भी इसका स्तर गिरा हुआ है। यह है प्रति व्यक्ति आय। अगर इसको मैं प्रति व्यक्ति आय को, ये डॉलर को अगर मैं रुपये में चेंज करूं तो ये हो जाता है 93,973 रुपया, 93,973 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है ये। अब आगे चलते हैं, ये मार्च का है, ये आंकड़ा, ये मार्च का आंकड़ा है। आगे चलते हैं, देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में जो तीनों क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, या प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र कहते हैं, इन तीनों का पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, यानी देश की अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों का कितना योगदान है, ये राष्ट्रीय आय की गणना से पता चलता है। और राष्ट्रीय आय की गणना से ये पता चलने के बाद एक बात और भी पता चलता है कि देश की राष्ट्रीय आय में कौन कौन से जो तत्व हैं इसमें शामिल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। तो मैं आपको जो है ये बोर्ड पे जितने भी मतलब मैं लाइन लिखा हूँ, इसमें से लगभग मैं 13 प्रश्न इसमें से आए हुए हैं। ये बोर्ड पे लिखे हुए इन लाइनों में 13 प्रश्न आए हुए हैं, जो आईएएस, पीसीएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं, और अन्य प्रतीक परीक्षाओं की तो बातें छोड़ दीजिए, इस सब में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये पहलू है, ये राष्ट्रीय आय, और इससे प्रश्न बनते हैं, बनाते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे परंपरागत प्रश्नों को चाहे बनाए या न बनाए, लेकिन उससे रिलेटेड आप निश्चित जानिए
करेंट से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। यानी मैं ये कह लूँ कि समसामयिक को अगर तैयार किए हुए हैं तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं आप सही कर ले जाएंगे। तो राष्ट्रीय आय का ये महत्वपूर्ण जो पहलू है इसे जो है आप देखिएगा, इस पर मैं 3 वीडियो देने वाला हूँ और एक वीडियो जो है पूरी तरह से करेंट रहेगा और जितने भी करेंट इससे संबंधित रहेंगे राष्ट्रीय आय से सारा का सारा मैं उसे आप लोगों को दे दूंगा और MCQ भी कराऊंगा। तो ये जो है आज का वीडियो जो है बहुत ही लाभकारी है आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप मुझे भी थोड़ा पहुंचाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इतना ध्यान रखिए कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। मैं रात को 2 बजे आप लोगों का वीडियो बनाता हूं और 2 दिन पहले से उसको सारा एक एक चीज़ ढूंढता हूं। तो मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो सिंपल सा काम है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।